हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जो आपकी डील करेगी सेक्शन 160, 61 और 62 ऑफ द सीआरपीसी। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो आपका चैप्टर स्टार्ट किया था इन्वेस्टिगेशन का, चैप्टर नंबर 12 ऑफ द सीआरपीसी, जिसके अंदर 154 और 155 को हमने पढ़ लिया था। आज का जो सेक्शन है वो आपका 160, 61 और 62 जो आपका बात करता है किसी भी पुलिस ऑफिसर की पावर दे रखी है कि किसी भी विटनेस की या फिर किसी भी पर्सन की अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो क्या कर सकता है पुलिस ऑफिसर, उसके लिए एक नोटिस भेज देगा कि आपको कहाँ पे अपीयर होना है, या फिर खुद जाएगा किस जगह पे। उसके अंदर कुछ लिमिटेड आपकी चीज़ें बता रखी कि कहाँ पे वो खुद जाएगा, किस जगह पे उन पर्सन्स की जिनको नोटिस भेजा गया उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं होगी उनको अटेंड करने के लिए। जहां बुलाया गया वहां आने की जरूरत नहीं है। पुलिस ऑफिसर के ऊपर यहाँ पे ड्यूटी रहेगी कि वो खुद जाएगा और जाके उनकी एग्जामिनेशन करके आएगा। सेक्शन 161 है उनकी एग्जामिनेशन करेगा, और 161 के अंदर चीजें बता रखी कि उसकी जब एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर करेगा तो क्या करेगा, एक डेली डायरी रखेगा, उसके अंदर सारी कंटेंट वो डाल लेगा। उसके बाद आपका 162 है जो बताता है कि उस जो 161 के अंदर जो आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है उसको आप ना तो यूज करोगे, यूज करेंगे तो आप लिमिटेड पर्पज से यूज करोगे। तो आज की वीडियो जो है वो डील करने वाले हैं सेक्शन नंबर 160, 61 और 62 ऑफ द सीआरपीसी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। सबसे पहले सेक्शन आपका है 160, जहां पे लिखा है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस। विटनेस वर्ड लिखा हुआ है, विटनेस पर्संस की जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस मतलब आपकी क्या रहेगी कि उनको अटेंड करना पड़ेगा जब भी पुलिस ऑफिसर आपको बुलाएगा। नहीं तो सेक्शन नंबर 187 ऑफ द आईपीसी और 100 का क्लोज 8 एक तरीके से आप उसके ऊपर इंपोज कर देते हैं कि जब भी किसी पर्सन को बुलाया गया था पुलिस ऑफिसर के द्वारा असिस्ट करने के पर्पज से, अपने केस को सोल्व करने के पर्पज से, जो भी उसके बीच में असिस्ट करोगे, उस असिस्ट करने के लिए जिस भी बंदे को बुलाया जाएगा तो यहाँ पे एक ड्यूटी रहती है उस पर्सन की कि वो आएगा और पुलिस ऑफिसर की हेल्प करेगा। इन केस अगर नहीं आता तो आपका 187 और आपका सेक्शन नंबर 100 का क्लोज 8 आपका लग जाएगा। जो सेक्शन है वो आपका लिखा हुआ है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंडर में जो पर्सन आपका एग्जामिनेशन कर रहा है या फिर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले पर्सन को क्या बोलेंगे, आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्या कर रहा है वो यहां पे, अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में एक ऑर्डर देगा किसी पर्सन को, अपियरिंग टू बी एक्वेंटेड विद। अब यहां पे किस पर्सन को भेजेगा, मैं आपको एक बार थोड़ा छोड़ के बीच में और फिर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा पर्सन जो कि उस पुलिस ऑफिसर को एक्वेंटेड लग रहा है। एक्वेंटेड होता आपका कि क्या पता हो सकता हो, मतलब पुलिस ऑफिसर को ऐसा अपीयर हो रहा है कि जिस पर्सन को मैं नोटिस भेज रहा हूं ना उसको इस बात की नॉलेज हो सकती है। तो जिसको नॉलेज होगी ऐसा उस पुलिस ऑफिसर को लगता होगा तो उन सब पर्सन को क्या है कि वो नोटिस भेज देगा। अब जो आपकी बेयरक्ट लैंग्वेज लिखी है उसके हिसाब से पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, एनी पुलिस ऑफिसर आफ्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, या फिर आफ्टर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से या फिर इन्वेस्टिगेशन जहां पे कर रहा है उस दौरान, ड्यूरिंग उस टाइम पे क्या कर रहा है, अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एनी अर्जेंट स्टेशन। क्या बोल रहा है कि उसकी खुद के स्टेशन के लिमिटेशन के अंदर, जो ज्यूरिस्डिक्शन उस स्टेशन की खुद की बनती है उसके विद इन, या फिर उसके आसपास के एरिया के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन जो उस पुलिस ऑफिसर को लगता है, क्या, any person being within the limits of his own or any adjacent station who from the information given, जो या फिर उसको information दी गई थी उसके बेस पे क्या लग रहा है, और अदरवाइज या फिर किसी अदर तरीके से उसको क्रिप्टिक information मिली हो उस बेस से उस पुलिस ऑफिसर को लगता है the person appears to be acquainted with the फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। उस पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे जिस पर्सन को मैं नोटिस भेज रहा हूँ वो पर्सन आपका क्या है कि उसको कुछ फैक्ट का और सर्कमस्टांसेस का पता हो सकता है। जिस सर्कमस्टांस की बात हो रही है वो किस केस की है, जिस केस की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और अपने खुद के लोकल लिमिट्स के अंदर या फिर उसके आसपास के एरिया के अंदर, तो उनको एक नोटिस वो राइटिंग फॉर्मेट में भेज सकता है। फिर बोलता है एंड सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड। अब उस पर्सन के ऊपर आपकी लाइबिलिटी इंपोज कर दी गई है, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगा देगी। जब भी पुलिस ऑफिसर ने आपको एक नोटिस भेजा तो उस केस के अंदर क्या रहेगा, उस पर्सन की ड्यूटी रहेगी कि वो यहाँ पे पर्सनली अटेंड करेगा। लेकिन इसके अंदर प्रोवाइजो दे रखा है एक कि कौन कौन से वुमेन हो सकते हैं, कौन सी आपकी कोई अदर पर्सन होगा जिनको आपने पर्सनली अपीयर होने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन, कोई भी मेल पर्सन है अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, मतलब कोई भी बच्चा जो बिलो 15 है उसको भी, उसका लिखा और अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स। अब 65 ईयर्स से ऊपर का मेल या फीमेल दोनों हो सकती है, कोई भी पर्सन हो आपका
अब जो मेल की बात हो रही है, स्पेशल इसके अंदर लिखा है नो मेल पर्सन, पर्सन मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन, मेल का मतलब मेल ही रहेगा। अब वुमेन के रिगार्डिंग तो बोल ही नहीं सकता, वुमेन के ऊपर तो आप इंपोजिशन डाल ही नहीं सकते कि वहाँ पे आओगे, लेकिन इस सेक्शन के अंदर सीधा लिखा है कि नो मेल का मतलब कि कोई भी मेल मेंबर जो कि बच्चा है बिलो 15 ईयर्स और अबो द एज ऑफ 65 है, उसको आप इम्पोज नहीं करोगे उसके ऊपर लाइबिलिटी कि जहाँ वो पुलिस ऑफिसर बुलाता है वहाँ उसको अटेंड करने की जरूरत होगी। बोलता है प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अबो द एज ऑफ 65 ईयर्स और ए वुमेन, अब वुमेन एनी एज की हो सकती है, मेंटल और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, ये भी आपके किसी भी एज की हो सकते हैं, shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman reside। मतलब यहाँ पे क्या है कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगा दी कि वो अगर हैं बिलो 15 के मेल, अब वो 65 का मेल, वोमेन फिजिकली और आपका कोई भी मेंटली किसी भी तरीके का कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है, उनको अटेंड करने के लिए नहीं बोला जाएगा अदर देन द रेजिडेंस ऑफ दीज पर्सन्स, उनके रेजिडेंस को छोड़ के कहीं और पे वो लाइबिलिटी के लिए नहीं बोला जाएगा कि आप पर्सनली कहाँ पे जाके उसको अटेंड करोगे। सेकंड बोलता है तो पुलिस जो यहाँ पे आपके बुलाए गए हैं ना पर्सन्स को, उनका खर्चा कौन देगा फिर? स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट में अब क्या कर रहे हैं कि उसको खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी। एक तो चीज़ ये रहती है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जो विटनेसेस को बुलाया गया था उसको या तो वो स्टेट गवर्नमेंट से मांगेगा या फिर उस पुलिस ऑफिसर से मांगेगा जिसने उसकी अटेंडेंस रिक्वायर करी थी। अब समझने का पॉइंट इसके अंदर है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बनाएगी कि जो विटनेसेस आपने बुलाए हैं ना उनको पेमेंट दी जाएगी, उनका एक्सपेंसेस दिया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिसने वो नोटिस भेज रखा है। अब पढ़ते हैं द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बना सकती है प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ एवरी पर्सन। जहाँ पे क्या होगा कि एवरी पर्सन जिसने भी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट करी गई थी जिस पर्सन की, वो आया, उसका जो भी खर्चा होगा, उसका जो एक्सपेंसेस होगा वो पुलिस ऑफिसर देगा, और कितना देगा, किस हिसाब से देगा, उसके रिगार्डिंग आपके रूल रेगुलेशन कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बना देगी। फॉर एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एंड एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस। अब सीधी सी बात है कि जब भी कोई रेजिडेंस पे नहीं जा रहा पुलिस ऑफिसर, उसके अलावा कहीं और बुलाएगा तो उन जगह पे जाने का सारा खर्चा आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल के हिसाब से वो पुलिस ऑफिसर देता रहेगा। अभी आपका 160 के अंदर इतना ही है। 161 की बात करते हैं अभी। एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस बाय द पुलिस ऑफिसर, जिनको भी 160 के अंदर नोटिस दिया गया था उन पर्सन्स की एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। एक है ना नोटिस भेजने के रिगार्डिंग किसी अरेस्ट के चैप्टर के अंदर आया था, कोई पर्सन को नोटिस भेजा जा रहा है, वो आपको क्या है कि मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि किस सेक्शन के अंदर ये चीज़ आई थी जहाँ पे पुलिस ऑफिसर नोटिस भेज रहा है। उसका अरेस्ट का चैप्टर आप देख लेना कौन सा सेक्शन है और मेरे को बता देना। अब 61 क्या बोल रहा है कि कोई भी जिसको नोटिस भेजा गया था वहाँ पे या फिर जहाँ पे पुलिस ऑफिसर खुद गया उन पर्सन की एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग बात हो रही है। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंडर में जो भी पुलिस ऑफिसर आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस दौरान, और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर के द्वारा रैंक डिसाइड कर रखी कि इस रैंक से नीचे का कोई भी पर्सन नहीं होगा। प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर, मतलब कोई अदर आपका जो पर्सन है जिसको बिलो नॉट बिलो द रैंक जो कि स्टेट ने प्रेस्क्राइब कर रखी है उससे नीचे की रैंक का कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। क्या करेगा? एक्टिंग मतलब एक्ट कर रहे हैं ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर, मतलब जो आपका आयु है उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पे कोई ऐसा पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है नॉट बिलो उस रैंक के नीचे का, तो उस पर्सन के द्वारा मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जिसको नोटिस भेजा था 160 का, अब यहाँ पे क्यों भेजा गया था? क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर को लगता था कि ये पर्सन ऐसा है जिसको इस फैक्ट के बारे में पता हो सकता है, तो उन पर्सन की ओरली एग्जामिनेशन कर ली जाएगी, या तो खुद आईओ के द्वारा या फिर उसका जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर होगा। एक तरीके से सबॉर्डिनेट ऑफिसर ही बोल सकते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के किसी एनी अदर पर्सन जो कि आपकी रैंक डिसाइड करेगी उस तक के लेवल का पर्सन आपका हो सकता है। तो हो सकता है उसका सुपीरियर ऑफिसर हो या फिर हो सकता है उसका सबॉर्डिनेट भी हो, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट दे नहीं रखी कि किस रैंक की बात हो रही है, लेकिन उस रैंक से नीचे नहीं होगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार बता दिया हो। सेकंड में बोलते हैं सच पर्सन, अब पर्सन कौन सा? जिसको नोटिस दिया था जो कि अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस है, उस पर्सन की बात हो रही है। सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चन, अगर वो
एक तरीके से क्या है कि उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे तो वो बाउंड रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं सबके आंसर आप ट्रूली दोगे। लेकिन एक उसको एक्सेप्शन दे दी गई, उसको आपने छूट दे दी कि सेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी जो भी क्वेश्चन होंगे एक तरीके से, मतलब उसको खुद को इंक्रिमिनेशन वाले, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देने के लिए वो आपका बाउंड नहीं होगा। अब सेक्शन क्या बोल रहा है, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर। उस ऑफिसर के द्वारा जितने भी क्वेश्चन उसके पुट किए गए हैं सबके आंसर वो ट्रूली देने के लिए बाउंड रहेगा। अदर देन द क्वेश्चन the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or a penalty or the forfeiture। मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया जो कि उसी खुद पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कर दे या फिर उसको एक्सपोज करता हो या फिर उसके ऊपर किसी भी तरह की फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी करवा दे, तो उसके जो भी आंसर होंगे वो देने के लिए वो यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। क्योंकि अगर एक तरीके से मान के चलो कि कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने ऑफेंस कर दिया, अब उसी पर्सन से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आपने ऑफेंस किया था, इन केस अगर वो आंसर देगा तो क्या कर रहे हो, उसके ऊपर ही लाइबिलिटी इंपोज हो रही है। अगर लाइबिलिटी इंपोज हो रही है तो उसके आंसर देने के लिए उसको छूट क्यों दे रखी है। एक तरीके से आपका सेक्शन 25 है ना जो एविडेंस एक्ट का, उसके रेफरेंस में भी देख सकते हो। अगर वो पर्सन जो एक्यूज है उस ऑफेंस का अगर उसने हाँ कर ली तो एक तरीके से क्या बोलोगे, उसको कन्फेशन करना। और कन्फेशन अंडर सेक्शन 25 क्या बोलता है, अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन कर दी तो उसकी कोई भी एविडेंशियली वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। तो इस वजह से पहले ही बोल दिया कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके ऊपर पुट किया गया उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो आपको खुद को क्रिमिनल लाइबल कर देगा तो उसके आंसर देने के लिए उसको बाउंड नहीं किया गया है, जो आपके सेक्शन नंबर 132 ऑफ द एविडेंस एक्ट के अंदर भी बता रखे हैं। और आपके रीड भी इनको कर सकते हो, आर्टिकल आपका 20 क्लोज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर भी ये चीज़ें बता रखी है। थर्ड जो आपका क्लोज है वो आपका लिमिटेड पावर की बात कर रहा है। बोलता है द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंडर आपकी जो भी एग्जामिनेशन करी जाएगी उसको वो रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लेगा। उसके बाद क्या कर रहा है, एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक ए सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन। जिस पर्सन की आपकी एग्जामिनेशन करे जा रहे हैं ना, जिन से आपने क्वेश्चन पूछे हैं उन सब की अलग अलग रिकॉर्ड आप दर्ज करोगे। जैसे एक पेज ले लिया, उस पेज के ऊपर ए पर्सन से जितने भी सवाल पूछे गए जो उनके आंसर थे सारे लिखोगे। अलग से फिर हर पर्सन का दूसरा बी पर्सन का है जो पेज नंबर 2 पे रहेगा, सारी की सारी आपने डिटेल जो जो क्वेश्चन आपने पूछे वो और जो जो आंसर वहां से मिले वो सारे आप लिखते चलोगे। उसके बाद आपका प्रोवाइजो है 2009 में ऐड कर रखा है कि जिसकी भी आप एग्जामिनेशन वगैरह कर रहे हो ना उनकी आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मे आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय द ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मेथड, उसके द्वारा आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। फिर आपका एक दे रखा है इसके अंदर एक और प्रोवाइजो जिसके अंदर वुमेन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, जैसे 354 ABCD, 376 के ऑफेंसेस हो गए, 509 के हो गए, इन सब के ऑफेंसेस के बारे में बोलता है कि अगर इसके रिगार्डिंग है तो एज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड शैल बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। यहाँ पे जिनकी एग्जामिनेशन कर रहे हो ना, किन केसेस की, जो आपका वुमेन के खिलाफ ऑफेंसेस हो रखे हैं, तो वुमेन से अगर कोई भी स्टेटमेंट लेनी है तो एज प्रैक्टिकेबल जितना कोशिश होगा वो यही रहेगी कि वुमेन कोई भी पुलिस ऑफिसर आएगी या फिर एनी वुमेन ऑफिसर होगी जो उसको रिकॉर्ड कर लेगी। तो ये आपका सेक्शन 160 था। इसके अंदर आपके केसेस दे रखे हैं कमेंट के अंदर, वो जरूर पढ़ लेना। इसके अंदर आपका एक जोसेफ मिंगल कोली का केस है वो जरूर पढ़ लेना। थर्ड वाले क्लॉज के अंदर आपकी प्रॉम्प्ट इंटरोगेशन के रिगार्डिंग बता रखा है, उसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। एक इसके अंदर आपका एक केस भी है 160 के ऊपर, कमलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कमलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, अंडर 160 के अंदर बता रखा है। और एज सच इतना इसके अंदर और कुछ नहीं है। अगर ऊपर से बाकी आप इसके जितने भी दे रखे हैं ना कमेंट, वो सारे एक बार पढ़ लेना। और केस का साइटेशन जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और इसके ऊपर जो भी चीज़ हेल्ड कर रखी है वो आपको प्रोवाइड में करवा दूंगा बाद में। 162 आपका बहुत किसके बारे में बात कर रहा है, बोलता है स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर नोट टू बी साइंड। पहली चीज जो आपने 160 के अंदर नोटिस भेजा, 161 के अंदर उसकी एग्जामिनेशन करी है, तो बोलता है कि एग्जामिनेशन कर तो दी, जो चीज उसने पुलिस ऑफिसर ने लिख ली ना उसके ऊपर उस स्टेटमेंट देने वाले पर्सन के साइन नहीं करवाए जाएंगे। यूज ऑफ द स्टेटमेंट इन द एविडेंस क्या है कि उसको ना तो यूज किया जाएगा ना उसके ऊपर साइन किया जाएगा। जनरली उसको यूज नहीं कर सकता वो, लेकिन कुछ पर्पज होंगे, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, जैसे इन पर्पज से आप उसको यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट क्लोज क्या बोलता है, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन। अब बोलता है कि एनी स्टेटमेंट मेड बाय द एनी पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। 160 के अंदर नोटिस भेजा, 161 के अंदर जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी है उसके रिगार्डिंग बोलता है
कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो इस चैप्टर के अंडर एग्जामिनेशन के दौरान उस पुलिस ऑफिसर को आपने स्टेटमेंट दी है वो शेल इफ रिड्यूस टू द राइटिंग, अगर वो राइटिंग में की गई है तो बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट। मतलब आपका ऊपर वाले से जोड़ के पढ़ोगे, नो स्टेटमेंट शेल बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट, इसको यूं पढ़ लो, नो स्टेटमेंट शेल बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट, जिस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दी है उसके द्वारा साइन नहीं करेंगे। नोर शेल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन ए पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज। उसको भी फिर से उसी के साथ अटैच करके पढ़ो, नो स्टेटमेंट शेल बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज, किसी भी पर्पज से उसकी स्टेटमेंट को ना तो यूज करेंगे ना ही वो उसके ऊपर साइन करेगा। सेव एज अदरवाइज आपका हो सकता है, जैसा सेव एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, जैसा यहाँ पे बाद में प्रोवाइड किया गया है इस तरीके से उसको छोड़ के, एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड। इसको छोड़ सकते हो, सीधी सी बात है कि कोई भी स्टेटमेंट आपने दी है उसको ना तो साइन करेंगे ना वो राइटिंग में करेगा। राइटिंग में आपने तो कर ली है, उसके ऊपर ना तो साइन करेगा वो, 161 बोलता है नहीं कि उसको आप राइटिंग में लोगे, राइटिंग करने के बाद उसके ऊपर ना तो वो साइन करेगा, साइन भी कर दिया तो उसके ऊपर उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेथड बता दिए जिन पर वो यूज़ कर पाएगा। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी ऑफेंस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल, उस ट्रायल के अंदर या फिर इंक्वायरी के अंदर किसी भी विटनेस को प्रोसिक्यूशन के पर्पज से उसको जब कॉल किया जाएगा, हुज स्टेटमेंट हैज बीन रिड्यूस इनटू राइटिंग एज एफोरसेड, जैसे 161 के अंदर उसकी जो भी स्टेटमेंट दी गई थी वो सबकी उसने रिकॉर्ड कर ली थी, और एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड, अगर वो स्टेटमेंट दी थी और उसको कोर्ट के अंदर प्रूव कर लिया गया, मे बी यूज्ड बाय द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के द्वारा उसको यूज किया जा सकता है, एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन भी उसको यूज कर सकता है, कब करेगा जब आपको कोर्ट परमिट करेगा, लेकिन एक्यूज जो पर्सन है वो अपने आप ही उसको यूज कर सकता है। किस पर्पज से यूज कर रहा है, बोलता टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट जो आपका सेक्शन 145 है उसके पर्पज से, मतलब उसकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से उसको यूज किया जा सकता है। फिर आपका नीचे वाले क्लोज के अंदर बता रखा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 क्लोज 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जो आपकी डाइन डिक्लेरेशन है उसके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी, और आपका इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं जो इफेक्ट कर दे सेक्शन 27 ऑफ दैट एक्ट, मतलब आपका जो एविडेंस एक्ट है उसके सेक्शन 27 को और एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 32 क्लोज फर्स्ट को, ये सेक्शन आपका इफेक्ट नहीं करेगा। अब इसके अंदर क्या है कि पुलिस ऑफिसर जो होगा उसकी डायरी को एक तरीके से यूज कर सकता है फॉर द रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी, तो इसको आप रीड विद कर सकते हो 159 होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी। अब जो प्रोवाइजो के अंदर री एग्जामिनेशन लिखा हुआ है ना, एक लाइन है लास्ट सेकंड लाइन, जो सेकंड क्लोज है उसके ऊपर लास्ट सेकंड लाइन में है री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस, इसको अंडरलाइन करके साइड में केस लिख सकते हो, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 सुप्रीम कोर्ट का। क्या है, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 सुप्रीम कोर्ट का केस, जो आपका री एग्जामिनेशन ऑफ द सच विटनेसेस है इसके ऊपर यूज कर रखा है। फिर इसके कमेंट के अंदर चीजें दे रखी है, इसको भी पढ़ना है, और इसकी एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर आपकी, एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है, उसका पढ़ लेना, सिंपल सा है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका एक कमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस बिफोर आईओ कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस, राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस दे रखा है, उसको भी आप पढ़ लोगे। 163 आपका बोलता है कि किसी भी तरीके से जो भी पर्सन है उसकी जो स्टेटमेंट ले रहे हो ना, उसके ऊपर कोई भी आप इंड्यूसमेंट वगैरह कुछ नहीं करोगे। ITP इसके अंदर लिखा हुआ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस उसके ऊपर यूज नहीं करा जाएगा। अगर वो स्टेटमेंट यूज, अगर उसने स्टेटमेंट ली है इनके थ्रू तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी कोर्ट के अंदर। तो ये आपके 163 तक के कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 164 और 167 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, और दूसरी चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सही डायरेक्शन में मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर आपको कुछ उसके अंदर कमियाँ लगती हो तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, और जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो। घर पे बैठ के आप भी तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्त होंगे वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका भी फायदा हो रहा है, दोस्तों का भी फायदा।